जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 7 को ऑलरेडी कवर कर लिया है। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों कि टोटल जो सेट है वो कितना है, 14 सेट है, जिसमें से 1 से 10 तक जो सेट है इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 4 जो इसमें सेट दिया गया है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो पहले मैं प्रैक्टिस सेट कवर करा रहा हूं दोस्तों। कल जो है इसका प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स का खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों 4 जो सेट बचेंगे उसे मैं एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है दोस्तों स्टेट का। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम क्या है ये? तो याद रखना ये सभी अच्छे सुचालक हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा खाली स्थान के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो एक्सपेंशन के कारण जो होता है दोस्तों ऐसा होता है कि हिमीकरण यानी फ्रीजिंग तापमान पर पानी के जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का शून्यवां नियम यह बताता है क्या? यानी जीरोथ नियम क्या इसका बताता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका जीरोथ जो नियम है वो क्या बताता है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। यह जीरोथ लॉ बताता है थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल होता है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। जबकि एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। गलत आपसे पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते हैं? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं करते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। कौन सा जीव? तो याद रखना है कौन सा जीव नहीं करते हैं। तो माइक्रोसिस्टिस ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करते। जबकि याद रखना है ये तीनों नाम नॉस्टक, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम ये ऐसे जीव हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं दोस्तों? स्थिरीकरण करते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? तो याद रखना है मधुमेह से जो पीड़ित रोगी है वो क्या कर सकता है दोस्तों? वह नेत्रदान कर सकता है। यानी डायबिटीज से जो पीड़ित रोगी रहेगा वो क्या कर सकता है दोस्तों? नेत्रदान कर सकता है। लेकिन हैजा, रेबीज और टिटनेस अगर उससे पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है दोस्तों तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित कौन सा रोग है? तो एड्स जो है दोस्तों वह विषाणु जनित रोग है। जबकि टिटनेस, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड ये कैसे रोग हैं? तो ये जीवाणु जनित रोग हैं। नेक्स्ट है यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो अगर वो कैंसर से पीड़ित है दोस्तों तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वर्क डन बराबर क्या होता है दोस्तों? फोर्स इंटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो और उसी दिशा में अगर जा रहा है तो टोटल इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। तो अगर वस्तु भी उसी दिशा में जा रहा है जिस ओर बल लग रहा है तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा फॉर्मूला W = FS। अब हमारा डिस्प्लेस कितना हुआ है? 1 मीटर और कितना बल लगा है? 1 न्यूटन का। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो टोटल कार्य हो जाएगा हमारा 1 जूल्स। नेक्स्ट है उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बल और वेग यानी बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी पावर। पावर बराबर क्या होता है? फोर्स। क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 2 सेकंड के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 0 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन सारे क्वेश्चन का आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है? किलोवाट घंटा है। इसको कैसे लिखते हैं? KWH, इसको बोलते हैं किलोवाट घंटा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो उत्प्लावन यानी बॉयंसी फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? पूछा जा रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है? तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। और हाइड्रोमीटर यह भी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नहीं कौन है दोस्तों? तो हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट है खाली स्थान में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में क्या आता है दोस्तों? कमी आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो जल के घनत्व से किसका अधिक होगा? तो लोहे के कील का जो घनत्व होगा दोस्तों जल के घनत्व से अधिक होगा, अतः क्या हो जाएगा? लोहा पानी में क्या हो जाएगा दोस्तों? डूब जाएगा। नेक्स्ट है किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान है? तो आपने पढ़ा होगा क्या? न्यूलैंड्स का ऑस्टक नियम, ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टेट नियम आपने पढ़ा होगा, ऑक्टेट थ्योरी इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डोबेरिनर का आपने क्या पढ़ा है? त्रिक सिद्धांत पढ़ा है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो डोबेरिनर के द्वारा यह दिया गया था। और मेंडलीव को जो है दोस्तों आवर्त सारणी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। कब किया था इन्होंने इसकी मतलब आवर्त सारणी इन्होंने कब बनाया था? तो यह बनाया था 1869 ईस्वी में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोजले को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डोबेराइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया था? तो उन्हें क्या नाम दिया गया था? तो उन्हें नाम दिया गया था टेट्रॉयड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, सॉरी करेक्ट आंसर 19 का टेट्रॉयड ने। त्रिक अभी मैंने भी बोला भी था, टेट्रॉयड ने ट्रॉयड कहा था यानी त्रिक कहा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में खाली स्थान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था दोस्तों 1869 ईस्वी में, इसमें उन्होंने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान, याद रखना ये बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था तत्वों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर होता है 2f। r इक्वल टू कितना होता है? 2f होता है। करेक्ट आंसर 21 का कितना हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सितारों के पीछे के चमकने का सिद्धांत क्या है? कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ क्या होती है? बदलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा होगा? तो आपने पढ़ा होगा 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। इसी से यह बनेगा दोस्तों। करेक्ट आंसर मैं इसका बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। और मायोपिया के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं? तो अवतल लेंस लगाते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट है 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग खाली स्थान से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए बाइफोकल लेंथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तो यह न्यूटन के किस गति के नियम का है? तो यह तीसरे यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यह एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्रतिबल
का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का जो प्रभाव है वह किस पे निर्भर करता है दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी एरिया पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो P इक्वल टू कितना होता है? mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी क्या कहलाता है? हमारा मोमेंटम कहलाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और वेग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सी। नेक्स्ट, गुरुत्व बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। तो याद रखना है, गुरुत्व जो बल होता है किसके बीच परिभाषित होता है? तो दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। आपने पढ़ा भी होगा ये F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइड बाई क्या? आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो यह लिया गया समय कहलाता है दोस्तों आवर्तकाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पीरियड कहलाता है ये। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका त्वरण जो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। एक समान गति में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो चाल बराबर आपने पढ़ा होगा, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो समान त्वरित गति का समीकरण कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नहीं है। जबकि v बराबर u प्लस ए टी ये है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये सभी है। नहीं कौन सा है? तो सी नहीं है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो सोनार की मदद से किसे मापा जा सकता है? तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति, इसका उपयोग हम लोग सोनार के मदद से ज्ञात कर सकते हैं। सोनार का फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, क्योंकि कई बार मैं ये इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं। नेक्स्ट है, एक प्रसारण केंद्र 71 गुने 10 पे पावर 4 हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंग का तरंग दैर्घ्य, यानी आपसे वेवलेंथ पूछा जा रहा है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा? तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा 422.5 मीटर। नेक्स्ट है, ध्वनि गमन नहीं करती है। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, खाली स्थान तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कौन सी तरंग है? तो पराश्रव, यानी अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती है वो चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट है, खाली स्थान सोना को घोल सकता है। कौन सोना को घोल सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक्वारेजिया जो है दोस्तों वह सोना को क्या कर सकता है? घोल सकता है। ये VVI सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ये आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही या गलत है। तो याद रखना है कि एक क्षार जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह OH माइनस आयन का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। बिल्कुल ये परफेक्ट है दोस्तों, ये ए में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये परफेक्ट है। नेक्स्ट, एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है वह OH आयनों का कम मात्रा में क्या करता है? उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH। तो ये जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि KOH जो है दोस्तों आयनों का कम मात्रा में नहीं, जल में जब इससे हम घोलते हैं तो ज्यादा मात्रा में OH आयन को क्या करता है दोस्तों? यह छोड़ता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, बी इसका गलत हो जाएगा। केवल क्या है दोस्तों? ए सही है। नेक्स्ट है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? इजी है, तो यह नमक का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? पहचानना है आपको। करेक्ट आंसर की बात करें तो याद रखना है कि H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। बिल्कुल परफेक्ट है ये। और उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3, SO2 और SO3 देता है। यह भी बिल्कुल सही है। कथन ए और बी दोनों इसमें करेक्ट दिए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, खाली स्थान कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है? तो याद रखना है एथेनॉल। एथेनॉल जो है कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि केटोन, अल्डिहाइड और कार्बोजेलिक एसिड जो है कार्बोनिल ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा? ब्यूटेन जो है संतृप्त है, पेंटेन भी संतृप्त है, प्रोपेन भी संतृप्त है, इथाइन जो है वह असंतृप्त क्या है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र यानी IUPAC नेम समान नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, गलत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें IUPAC नेम जो दिया गया है वो
गलत है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H3OH। इसे मेथनॉल कहा गया, बिल्कुल गलत है। कितना होना चाहिए था? C2H5OH को क्या कहा जाता है? C2H5OH, इसके कहा जाता है मेथेनॉल और इसका फॉर्मूला होता है मिथाइल। इसे कॉमन नेम क्या दिया गया है? तो इसे कॉमन नेम दिया गया मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, गलत आपसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फेन प्लवन विधि का उपयोग खाली स्थान अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। तो फेन प्लवन विधि का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो सल्फाइड अयस्क के सांद्रीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक डीएनए अणु 2 न्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। बिल्कुल यह जो है दोस्तों परफेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये आपसे पूछ रहा है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। बिल्कुल सही है, जॉन ग्रेगरी मेंडल ने मटर का पौधा चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये आपसे कह रहा है कि गुणसूत्र जो है कारक का वाहक है। तो बिल्कुल सही है कि गुणसूत्र जो है कारक का वाहक है। सी है कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है। तो यह गलत है कि मानव अंगों में जो भुजाएं होती हैं वह पक्षियों के पंखों के अनुरूप होती हैं। तो ए और बी तो सही है दोस्तों, लेकिन सी इसका क्या है? गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग किसे नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के नाम से इसे जानते हैं। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? तो यह दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है टायरेनोसोरस रेक्स को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V = क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से R को इधर कर दिया तो V/R = कितना हो जाएगा? I, यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रेशियो क्या देता है? करंट देता है। ठीक है दोस्तों, तो 51 का अगर हम आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करने के लिए आपसे बोल रहा है। तो या तक मैं किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। यह परफेक्ट है। नेक्स्ट है विद्युत यानी परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, समानांतर और श्रेणी परिपथ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित कौन सा होता है दोस्तों? विद्युत हीटर होता है। नेक्स्ट है मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? सभी को मालूम होगा, ये इजी सवाल है। उत्तर दक्षिण की ओर ये क्या करता है? संकेत करता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? मोस्ट VVI सवाल है, याद रखना है कि दाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा किसको दर्शाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह दर्शाता है चालक की गति की दिशा, यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो तो। नेक्स्ट स्रोत से वोल्टता का समीकरण यह दिया गया V = 3 sin 20t + 4 sin 30t। अगर इस वोल्टता को 10 ओम प्रतिरोधक में प्रयोग किया जाए तो शक्ति क्षय कितना होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति क्षय कितना होगा इसमें। करेक्ट आंसर की बात करें तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.25 वाट। नेक्स्ट है अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति कितनी है? तो याद रखना है यह कितना है? तो 60 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है दोस्तों चुंबक में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मोनेडा समूह से संबंधित नहीं है। तो मोनेडा समूह से संबंधित कौन सा नहीं है आपको ये बताना है। तो याद रखना है डाइटम जो है मोनेडा समूह से संबंधित नहीं है। बैक्टीरिया मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? याद रखना है मोनेडा समूह के अंतर्गत आते हैं। माइकोप्लाज्मा ये भी जो है मोनेडा समूह के अंतर्गत आता है। डाइटम जो है दोस्तों मोनेडा समूह के अंतर्गत नहीं आता। ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्केंसिया से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत्ति बीजीय यानी जिम्नोस्पर्म से संबंधित है? तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित कौन सा है आपको ये बताना है। 62 की अगर हम बात करें तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पादप समूह में
पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, यह भी VVI सवाल है, तो याद रखना है आवृत्ति बीज, आवृत्ति बीजी पादप समूह में फल के अंदर क्या होता है दोस्तों, बीज पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 64 का। अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, तो काई जो है दोस्तों सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे से में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो अमिश्रणीय यानी इमन्सिबल कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, तो किस अनुपात में होते थे, 14:3 में होता है। नेक्स्ट है जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, तो 5। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या है, तो 90 ग्राम पानी में मोल की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 68 की बात करें तो ये हो जाएगा 5। जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, याद रखना है, और 18 ग्राम। और जब हम 90/18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी नंबर ऑफ मोल निकाले तो कितना आ जाएगा 5 मोल इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो किसकी प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है यानी नेचर है उनका क्या कैसा होता है, तो विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो सकारात्मक आवेश किन कणों में होता है, तो यह होता है प्रोटॉन में। नेक्स्ट एक तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान 288 है, यह किस समूह से संबंधित है, तो यह आप देख रहे हैं दोस्तों यह किस समूह से संबंधित है, तो ग्रुप 18 से यह संबंधित है, यानी नोबेल गैस जो है दोस्तों उससे यह संबंधित है। नेक्स्ट है प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, एक है दोस्तों क्लोरीन 35 और जिसमें 75% है, तथा क्लोरीन 37 जिसमें 25% क्या है दोस्तों, क्लोरीन 35 का 25%। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों क्या होगा, यानी बोल रहा है कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक है जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है 35 जिसकी मात्रा दिया गया 75%, और 25% पाया जाता है क्लोरीन 37। तो आपको बताना है कि क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 35.5। नेक्स्ट है बेंजीन में याद रखना है सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसको क्या नाम दिया गया, सिग्मा, और पाई आबंध मतलब बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो बेंजीन में सिग्मा, और अगर आप बेंजीन का फॉर्मूला देखें तो ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला, मैं बना दे रहा हूं, ये क्या होता है दोस्तों, ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 को क्या कहा जाता है, बेंजीन कहा जाता है। तो आप यहाँ से आसानी से बता सकते हैं कि कितना सिग्मा और कितना पाई है, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गया। और अब याद रखना है 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया आपका सिग्मा हो गया, और 3 क्या हो गया दोस्तों पाई। करेक्ट आंसर क्या है, 3 पाई कौन कौन सा, तो एक ये और एक ये क्या होता है, पाई बॉन्ड रहता है। तो 73 की अगर हम बात करें तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सब्लिमेशन। जैसे कपूर हो गया, नेप्थेलिन हो गया, ये सब अच्छा एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, यानी ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है, तो घोंगा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है, क्या नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, तो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति यह मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, जबकि हड्डी या उपस्थिति का अंतःकंकाल यह इसकी विशेषता है। गलफड़ों के द्वारा सांस लेना यह भी इसकी विशेषता है। सल्क का बहिकंकाल यह भी इसकी विशेषता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, तो अधिक मात्रा में होने वाला अणु कौन है, तो वह है जल यानी H2O। नेक्स्ट कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है, तो कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता, ये आपसे कह रहा है विषाणु पर यह लागू नहीं होता है, याद रखना है। क्योंकि यह जो होता है दोस्तों विषाणु जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, कौन, यह विषाणु यानी वायरस। नेक्स्ट निम्न को सुमेलित करना, कौन सा सुमेलित है ये आपसे कह रहा है, तो याद रखना लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। डीएनए जो होता है गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो ए का सी हो गया, ठीक है, 1 का सी हो गया, 2 का क्या हो गया, बी हो गया, और 3 का क्या हो गया, ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CBA। किसमें है, तो ये ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण खाली स्थान में होता है।
तो यह किस में होता है, तो न्यूक्लियस में होता है आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। नेक्स्ट है फ्लोएम पौधों में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो याद रखना है खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए क्या है दोस्तों, फ्लोएम इसमें जिम्मेदार है। जबकि पानी, जड़ से पानी को ले जाने का कार्य कौन करता है, तो यह करता है, पत्तियों तक ले जाने का कार्य कौन करता है, तो यह करता है जाइलम। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में, आपसे पूछा जा रहा है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं, तो पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य कौन सा नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण करना। नेक्स्ट है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, आपको ये बताना है, याद रखना IAA। इसका फुल फॉर्म PDF में मिल जाएगा, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, कौन सा है दोस्तों, तो जाइलम, अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट है पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखना है, यह कहलाता है आपका परासरण यानी डिफ्यूजन। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है दोस्तों वह लाल रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है। आपको बताना सबसे कम किस में होता है। नेक्स्ट है आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकी और प्रकाश संश्लेषक है। एक कोशिकीय भी है, यूकैरियोटिक भी है, या यूकैरियोटिक कह लीजिए या सुकेंद्रिकी कह लीजिए, और प्रकाश संश्लेषक भी है। तो आप इसे किस वर्ग के अंतर्गत रखेंगे, तो आप इसे प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें 89 का, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नेफ्रॉन संबंध है, तो नेफ्रॉन जो संबंध है दोस्तों वह किससे है, तो यह उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है, तो पोन्स जो है दोस्तों मानव के किस अंग का भाग है, तो यह है दोस्तों मस्तिष्क का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो लाड़ ग्रंथि जो है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो गर्भाशय। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। क्या नाम है दोस्तों इस गैस का, तो यह है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे जल संसाधन की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष में जल यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में भारत सरकार के द्वारा जल अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट है सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होती है, तो यह जो होती है दोस्तों रोगजनक होती है। नेक्स्ट है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है, ये आपसे कह रहा है दोस्तों कौन सा नहीं है, तो याद रखना है 97 की अगर हम बात करें तो यह है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यह दस्तावेज नहीं है। जबकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यह है, पेरिस समझौता भी है, क्योटो प्रोटोकॉल भी है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ कब किया गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये तो याद रखना इसकी शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट का। प्रोजेक्ट टाइगर का आपको बताना है कब शुरुआत किया गया था, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां 100% खाली स्थान उपलब्ध कराया गया, तो याद रखना है सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध कराया गया। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह पाया जाता है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो यह है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।